नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग से इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि हम लोग देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जो भी क्लास होगी वो टॉपिक वाइज होगी और ये कोई पर्टिकुलर एक बुक से नहीं होगी, बल्कि आप जैसे टॉपिक में रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो स्पेक्ट्रम में वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ाया जाएगा, विपिन चंद्रा में अच्छे से क्लियर है तो विपिन चंद्रा के थ्रू जो कि पढ़ाया जाएगा। जहाँ पर सबसे बेहतर जो कि उसका कह लो एक्सप्लेनेशन होगा, वहाँ से जो कि ये आपके टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। राइट, अब देखो ये जो आपका ये जो टॉपिक चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये देखो पीटी प्लस मेंस के अप्रोच पे चला है। ठीक, ऐसा नहीं केवल पीटी के लिए ये आपका टॉपिक है, ये मतलब इसका इस टॉपिक का ये जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इसका मेन फोकस किस पे होगा, मेंस के हिसाब से। कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री के इन सब टॉपिक पे मेंस का क्वेश्चन कोई आता है तो उसको हम लोग आसानी से ताकि उस पर उसको टैकल वगैरह कर ले। तो मेन आपका फोकस होगा मेंस के अप्रोच के हिसाब से ये मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। साथ साथ में इसमें पीटी के भी पॉइंट आपको मिलते रहेंगे और कुछ अगर जो पीटी के पॉइंट होंगे, पीटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर कुछ शेष रह जाते हैं तो उसको हम लोग जो कि पीटी स्पेशल करके मॉडर्न हिस्ट्री को उसको बाद में लास्ट में कवर करा देंगे, जब ये आपका पूरा टॉपिक मेंस के हिसाब से कवर हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का हम जो कि देखो अपना पहला टॉपिक देखेंगे। ये देख लो आधुनिक भारत का इतिहास ही है। ठीक है, इसी को हम लोग जो कि कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज पहला टॉपिक जो क्लियर करेंगे वो क्या देखेंगे, भारत में उपनिवेशवाद वाला टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक पे अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप उसको टैकल आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखो हम लोग क्या क्या पॉइंट देखेंगे। उपनिवेशवाद क्या है ये हम लोग समझेंगे। उपनिवेशवाद के देखो भारत में 3 चढ़ रहे थे, कौन कौन से चढ़ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर इस उपनिवेशवाद का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका आर्थिक इम्पैक्ट क्या रहा, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या रहा, ये सब जो कि इसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। जिसके बाद जो कि ये वाला आपका जो टॉपिक है भारत में उपनिवेशवाद वाला ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। राइट, ये देखो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं जहाज़ से, ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी आती है जहाज़ से हमारे भारत में, तो वही वाला सीन ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन, जो कि हमारा धर्म है अपने कुछ इनिशिएटिव उसका प्रचार प्रसार करना। राइट, तो चलो देख लेते क्या है। यहाँ देखो समाजशास्त्र का प्रश्न जो कि मिनी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि हिंदी माध्यम के लिए है। समाजशास्त्र जो ऑप्शनल है आपका, चाहे वो देखो स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए हो उसके लिए भी चलाया जा रहा है और जो आपका यूपीएससी है उसके लिए भी चलाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो जो कि इस नंबर पे देखो यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप जो कि कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। राइट, तो चलो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारा उपनिवेशवाद। तो देखते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है उपनिवेशवाद। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है उपनिवेशवाद का अर्थ। तो देखो बताया जाता है कि उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है जो दीर्घकालीन प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। यानी कि उपनिवेशवाद क्या है, जहाँ पे देखो कोई देश जो कि किसी अन्य देश पे जो कि अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण जो कि अपना उस पर कब्जा कर लेता है, एक तरह से बना लेता है। तो वो जो कि एक ऐसा नहीं कि वो तुरंत हो जाता है, ऐसा वो जो कि धीरे धीरे एक लंबी प्रोसेस के थ्रू जो कि होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद कहा गया है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जाता है कि उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया पर यूरोप का शासन, जबकि यूरोप का शासन, यानी कि देखो अब जैसे भारत पे जो कि यूरोप का शासन था, इंडोनेशिया पे यूरोप का शासन था, मलेशिया पे यूरोप का शासन था। तो ये सभी क्या है, ये सभी देखो उपनिवेशवाद के एग्जाम्पल है कि भारत भी जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश बना था। राइट, अब देखो ये देखो साम्राज्यवाद से किस तरह से डिफरेंट है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में। आप लोग जो कि डिफरेंट पता होना चाहिए आपको कि क्या डिफरेंट है। तो बताया जा रहा है कि यह देखो साम्राज्यवाद से इस तरह से डिफरेंट है कि अगर साम्राज्यवाद आप देखोगे तो साम्राज्यवाद के तहत विदेशी शक्ति किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों के प्रमुख आर्थिक कारकों पर जो कि नियंत्रण रखती है। यानी जो आपका साम्राज्यवाद होता है उसमें देखो राजनीतिक और सामाजिक जो नियंत्रण होता है वो उतना प्रबल नहीं होता है। मुख्य रूप से आर्थिक जो फैक्टर होता है उसको उस पर जो कि मुख्य रूप से नियंत्रण करने की कोशिश किया जाता है आपका साम्राज्यवाद में। जबकि आपका जो औपनिवेशिक काल आपका उपनिवेशवाद है उसमें देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों रूप से, यानी कि कहो सभी तरह से जो कि उस पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की जाती है। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा ये अंतर है कि जो आपका उपनिवेशवाद है वो देखो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत लंबे समय के बाद जो कि उपनिवेश कोई कंट्री जो कि बनता है किसी कंट्री का। लेकिन जो आपका ये साम्राज्यवाद है ये देखो इमीडिएट है। मान लो किसी, जैसे आप देख लो रोमन एम्पायर का बड़ा होना, अशोक का जो कि एम्पायर जो था बाद में वो बड़ा हो गया। मतलब ये क्या है, एक तरह से अशोक ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, जो उसके पड़ोस के देश थे, राज्य थे, उनको जीता, विजित किया और उसको जो कि अपने में सम्मिलित कर लिया। तो ये क्या है, ये साम्राज्यवाद का एग्जाम्पल है। यानी कि साम्राज्यवाद का मतलब कि अगर आपको किसी देश में इंटरेस्ट है कि उस देश के जो एरिया है उसको अपने एरिया में लेना चाहिए, तो आप उस पर युद्ध करके जो कि तुरंत जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हो। लेकिन उपनिवेशवाद में आप युद्ध जैसी
चीज़ें नहीं करते बड़े स्तर पर, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते हो लेकिन बड़े स्तर पर उस तरह की काम नहीं करते हो। यहाँ पे बड़े स्तर पर जो कि नीतियों के जरिए जो कि किसी देश को अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो आप चलो देखो यहाँ पे हम लोग जो कि ये आपका विजन का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से मैंने इसको पिकअप किया है, काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया। तो हम लोग देखेंगे जो भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ रही हैं या फिर उपनिवेशवाद रहा है उसके विषय में क्या क्या बातें की जा रही है। उसको शुरू करने से पहले यहाँ पे देखो शॉर्ट में मैंने यहीं पे लिख दिया है जो कि यहाँ पे मिसिंग था कि जो आपका ये उपनिवेशवाद का टाइम पीरियड है ये देखो आपका 15वीं से 20वीं शताब्दी तक चला, यानी लगभग 500 साल तक जो विभिन्न यूरोपीय देश थे वो जो कि विभिन्न देशों को अपना कॉलोनी बनाने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत रहे हैं। अब ये यहाँ पे बताया जाए कि ये उपनिवेशवाद क्यों लोग जो कि उपनिवेशवाद की धारणा लेकर चल रहे थे, क्यों लोग जो कि दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो देखो इसका सीधा सा मकसद है लाभ कमाना, मात्र देश की शक्ति बढ़ाना और धर्म वर्चस्व, यानी धर्म परिवर्तन करा के धर्म का जो उनका जो अपना धर्म है ईसाई, जैसे अंग्रेज आए थे भारत में, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत से लोगों को ईसाई में कन्वर्ट कराया। ठीक है, तो इसी तीन बात को देखो यहाँ पे कहा जाता है आपका ट्रिपल जी बोला जाता है। यानी उपनिवेशवाद का मुख्य कारण क्या था? ट्रिपल जी, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड यानी कि धन कमाना, लाभ कमाना, ग्लोरी मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित करना कि यहाँ तक जो कि मेरी कॉलोनी है, पूरे विश्व भर में मेरी कॉलोनी है, तो इस तरह का अपना प्रभुत्व या वर्चस्व जो कि स्थापित करना पूरे विश्व में। और साथ ही देखो गॉड यानी धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म के महत्व को और बढ़ाना, उसको और दूर दूर तक प्रसार करना। तो ये ट्रिपल जी आप याद रखना, जब भी उपनिवेशवाद आएगा तो गोल्ड, ग्लोरी और गॉड ये आप जरूर मेंशन करना। अब इसके लाभ क्या होंगे? देखो इससे क्या लाभ होता है, देखो जो आपके जो देश है उनको देखो एक कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। उपनिवेश जो आपके कॉलोनी देश है वहाँ से वो जो कि कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसी को मैन्युफैक्चर करके इसी उपनिवेश वाले देश में जो कि बाजार उपनिवेश वाले देश में बेच देते हैं। यानी कि जो आपका कॉलोनी है वो एक तरह से मार्केट में इनको प्रोवाइड कराता है। फिर देखो अगर मान लो जो आपका विदेशी है, जो यूरोपीय देश है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है तो वो अपने पॉपुलेशन को जो कि शिफ्ट भी कर देते हैं अपने कॉलोनी में। जैसे आप देखो यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हो रहा था तो उसको देखो अमेरिका में, जो आपका नदर्न अमेरिका वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत से लोग जो कि शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे रहने लगे थे। साथ ही देखो समृद्धि की लालसा, वही गोल्ड ग्लोरी वाली बात है, तो उसकी वजह से जो कि ये होता है। और नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक जो कि बताया जाता है, प्रतीक महामारी आ गया हो जो काफ़ी सालों से चला है, बहुत से लोग मरे, तो लोग आसानी से वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे कॉलोनी में अपने जा सके। तो इस तरह के कुछ कारण थे जिसके कारण जो कि ये उपनिवेशवाद हमको देखने को मिलता है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से डिटेल से देखते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बताया जाए उपनिवेशवाद के विशिष्ट चरण तथा उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है। यानी कि जो उपनिवेशवाद के चरण हैं वो और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू किया जाता है। तो बताया जाता है अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी विजयों से भिन्न थी। पहले के विजेताओं ने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किए, वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन का भाग बन गए। मगर इस मामले में ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। वे भारत में सदैव विदेशी बनकर रह गए। तो देखो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो अंग्रेजों से पहले जितने भी पहले और विदेशी लोग आए, जैसे चाहे वो देखो मुस्लिम हो, जैसे अकबर वगैरह हो गए, ठीक है, जो भी लोग जो कि भारत में आक्रमण किए, भारत में आए, तो वो क्या होगा, वो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जो कि हस्तक्षेप नहीं किया और वो जो देखो भारत में आके बस गए, वो भारत के ही हो गए, भारत की संस्कृति के साथ मिलजुल गए और उसी के भारत के ही हो गए। लेकिन अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, वो भारत के नहीं हुए, वो अपने देश के प्रति लॉयल रहे, वो अपने मतलब वो ब्रिटेन वासी रहे, भारत में थे लेकिन फिर भी वो जो कि ब्रिटेन वासी ही रहे, भारत के होके नहीं रहे। और इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बहुत सारी नीतियों को अप्लाई किया, उसका प्रयोग किया, जैसे जमींदार व्यवस्था है, भू राजनीतिक व्यवस्था है, तो ये सब बहुत सारे जो कि एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और इस तरह से जो कि अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा जो कि शोषण किया। तो इस तरह से जो कि अंग्रेजों की नीति रही है भारत में, जो कि अन्य विदेशी जो राज्य आए थे उनसे थोड़ा सा भिन्न है। इस तरह से कुछ बैकग्राउंड यहाँ पे बताया जा रहा है। एक व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर उसके द्वारा भारत के विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण एक सुनिश्चित क्रम में संपन्न हुआ। एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विभिन्न चरणों में औपनिवेशिक हितों के अनुरूप नए स्वरूपों में ढाला गया। यानी कि जो देखो आपका जो ब्रिटिशर्स आए थे वो देखो एक व्यापारिक बॉडी के रूप में आए थे, व्यापारिक निकाय के रूप में आए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ व्यापार करने के रूप में आए थे। लेकिन वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व इस तरह से बना लेते हैं कि भारत के जो भारतीय देश है इसको देखो पूरा का पूरा अपना एक कॉलोनी बना लेते हैं। उसके देखो निम्न 3 चरण यहाँ बताए गए
किस आधार पर जो कि अपनी कॉलोनी, ये जो कि भारत को अपना कॉलोनी बनाते हैं। तो पहला चरण आपका रहता है 1757 से 1813 तक का, दूसरा चरण है 1813 से 1857 तक का, 1857 के बाद का तीसरा चरण रहा है भारत को कॉलोनी बनाने का। तो देखो पहले चरण में क्या था, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा गया, दूसरा देखो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा गया, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा गया। अब ये चीज़ें क्या क्या है, ये इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ बोला जाए कि वर्ष 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में व्यापार के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। यानी कि 1757 से पहले, जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 1600 से लेकर लगभग 150 साल तक, 1757 से पहले तक, जो कि ईस्ट इंडिया का रोल केवल एक व्यापारिक निगम के रूप में था भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है। और जो कि अब ये देखोगे तो अन्य यूरोपीय जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, उससे जो कि प्रतिस्पर्धा भी कर रही थी। कंपनी भारत में माल या बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और तथा उनके बदले में कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल विदेशों में ले जाकर बेचती थी। इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत विदेशों में भारतीय माल का विक्रय था। यानी कि विदेशों में भारतीय माल का काफ़ी विक्रय होता था। खासकर देखो जो भारतीय कपड़े हैं, भारतीय मसाले हैं, जो सोरा वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये इनका जो कि काफ़ी डिमांड था विदेशों में। तो ये जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो क्या करती थी, यहाँ से ये माल उठाती थी और जो कि इंग्लैंड में जो कि एक्सपोर्ट कर देते थे और इंग्लैंड में जो कि उसको बेचकर जो कि उससे प्रॉफिट लेती थी। तो इस तरह से कुछ इनका ये बिजनेस चलता था। स्वाभाविक था कि कंपनी ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय माल की खपत हेतु नए बाजार खोजती रहती थी। इस प्रकार उसने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाया तथा उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। यही कारण था कि तत्कालीन भारतीय शासकों ने कंपनी की व्यापारिक कोठियों को प्रशंसा दिया। इस दौरान व्यापार संतुलन शेष विश्व की तुलना में भारत के पक्ष में इतना अधिक था कि ब्रिटेन में भारतीय माल पर उच्च आयात शुल्क भी लगाया गया। यानी तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय माल था उसका देखो विदेशों में काफ़ी ज़्यादा खपत था, चाहे वो भारत के रेशम के बने कपड़े हो चाहे भारतीय मसालों की बात हो, तो उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो ब्रिटेन में जो कि भारतीय डिमांड को कम करने के लिए या फिर भारतीय बाजार का जो वर्चस्व ब्रिटेन में बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार ने क्या की, भारतीय सामानों पर जो कि ड्यूटी लगाना शुरू कर दी, ताकि भारतीय सामानों का जो आयात हो रहा है ब्रिटेन में वो कम से कम हो सके और जो कि भारत जो कि कम से कम निर्यात ब्रिटेन में कर सके। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिली। यानी कि भारत का जो वैश्विक व्यापार था वो सरप्लस में काफ़ी ज़्यादा जो कि चल रहा था, लाभ में एक तरह से कह लो चल रहा था। तो ये तो हमने देख लिया कि एक बैकग्राउंड की क्या क्या यहाँ पे हमको देखने को मिला, कैसे व्यापार होता था। अब देखते हैं जो हमारा उपनिवेशवाद का पहला चरण था कौन सा था, 1757 से लेकर 1813 तक, जिसको क्या कहा गया, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, यानी कॉमर्शियल कैपिटलिज्म का जो चरण है उसके बाद, यानी कि व्यापार के आधार पर जो कि कैपिटलिज्म के आधार पर जो कि उपनिवेश बनाने का प्रयास किया गया भारतीय, जो भारत का देश है उसको, राइट। तो देखो इसमें बताया जा रहा है कि 1757 हमने क्यों लिया, क्योंकि 1757 में ही प्लासी का युद्ध जो कि अंग्रेजों ने जीता था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है अंग्रेजों की, राइट। तो देखो यहाँ पर बताया मुख्य लक्ष्य थे। देखो इस अवस्था में कंपनी के क्या मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, यानी कि भारत के साथ जो व्यापार हम कर रहे ईस्ट इंडिया कंपनी और कोई विदेशी कंपनी जो कि भारत के साथ व्यापार न कर सके। तो इस तरह का इन्होंने कुछ नीति अपनी अपनाई। फिर उसका देखो इनका दूसरा मुख्य लक्ष्य क्या था कि दूसरा मुख्य लक्ष्य था राज्य सत्ता पर नियंत्रण के द्वारा सरकारी राजस्व पर प्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार ग्रहण करना, यानी कि जो भारतीय भू संपत्ति है या फिर चल अचल संपत्ति है उस पर जो कि अपना एकाधिकार ग्रहण करना, ताकि जो भी भारत में खेती वगैरह हो रही है उस पर देखो डायरेक्ट जो कि कंपनी का अधिकार आ जाए, कंपनी जो चाहे वो उगवा सके, कुछ इस तरह के। और साथ ही देखो जो राजस्व कलेक्शन की बात है, किसी स्टेट का जो राजस्व कलेक्ट होता है वो अधिकार जो कि कंपनी को मिल जाए, और जिससे जो कि जो भी उस स्टेट में रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसका शेयर कंपनी को मिले। तो कुछ इस तरह की इनकी नीतियाँ थी कि इस तरह से जो कि पहला चरण स्टार्ट होता है उपनिवेशवाद का। यहाँ पे इसको इस तरह से उपनिवेशवाद कहा जा सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो छोटे छोटे स्टेट रहे भारत के रहे, चाहे बंगाल का रहा हो चाहे जो भी स्टेट रहा हो, वहाँ के राजस्व पे ये जो कि अपनी हुकूमत ला रहे हैं, मतलब वहाँ पे राजस्व को, रेवेन्यू जो है उसको कलेक्ट करने की बात कही जा रही है, उस पर एक अधिकार कर रहे हैं। तो एक तरह से देख लो जो आपकी आर्थिक और राजनीतिक नीति उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, और व्यापार पर एकाधिकार की बात की जा रही है, यानी कि और किसी को हम हस्तक्षेप नहीं करें, यानी कि जो आपकी आर्थिक नीति है उसमें भी देखोगे तो प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस चरण को जो कि पहला चरण उपनिवेशवाद का चरण माना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब दूसरा चरण जो कि आपका स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहा गया है, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। एक सेकंड इसको, हाँ, अब देखो ये जो आपका चरण है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, ये 1813 से 1857 तक चला। तो इसमें देखो क्या कहा जाता है, इंग्लैंड में हस्तक्षेप, मुक्त पूंजीवाद तथा मुक्त बाजार की अवधारणाओं के उभरने और उनके प्रचलित होने के कारण 1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्रमिक रूप से समाप्त किया गया। यानी कि देखो इंग्लैंड में क्या उस टाइम 1813 के समय में क्या प्रचलित हो गया था कि जो मुक्त बाजार की नीति, यानी कि जो आपका फ्री ट्रेड की पॉलिसी थी,
कि हम लोग जो कि विभिन्न देशों से फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार करेंगे, यानी जो ड्यूटी वगैरह लगता है वो ड्यूटी नहीं लगाएंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, जिससे देखो मार्केटिंग और बढ़ जाए, लोगों का जो वस्तुएं हैं उसकी खरीद बिक्री और बढ़ जाए। तो इस तरह की नीति जो कि 1813 में जो कि उभर रही थी यूरोप में, तो इसी के तहत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अभी तक एकाधिकार बना था कि वही अकेले जो कि भारत से ट्रेड वगैरह करेगी, तो इसको अब धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया गया ब्रिटेन द्वारा, राइट। इसके कारण अब देखो इसका क्या प्रभाव हुआ। इसके कारण भारत ब्रिटेन के व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब तक भारत केवल एक निर्यात करने वाला देश था, किंतु इन परिवर्तनों के पश्चात भारत मुख्य रूप से एक आयातकर्ता देश बन चुका था। अब देखो कैसे यहाँ पे देखो बताया जाए, मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। देखो भारत जो पहले जो कि निर्यात करता देश था, बहुत सी चीज़ों को बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, लेकिन जो ये नीति है ना मुक्त व्यापार की नीति, इससे देखो भारत जो कि आयात करता देश बन गया, यानी भारत अब इम्पोर्ट करने वाला देश बन गया बजाय कि एक्सपोर्ट करने वाले देश से। देखो अब ये क्यों हुआ, ये यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। भारतीय माल वस्तु पर अत्यधिक उच्च आयात शुल्क बना रहा, यानी कि देखो जो भारतीय माल है उस पर देखोगे तो हाई डंपिंग ड्यूटी वगैरह ये सब चीज़ें लगी रही है। ये जो भी ड्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा लगी रही थी। जैसे देखो मुक्त व्यापार की नीति क्या होता है, मान लो ये ब्रिटेन है, मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर करके, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, राइट। अब क्या हुआ, अगर मुक्त व्यापार की नीति, तो यहाँ से जो चीज़ें जा रही है यहाँ पे और यहाँ से जो चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, तो इस पर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को उपनिवेश बनाने के लिए जो इनका सामान यहाँ पे इंडिया में आ रहा है तो इस पर तो कोई ड्यूटी नहीं लगाया, ताकि इनका सामान जो कि सस्ता रहे और आसानी से यहाँ पे बिकता रहे। लेकिन जो कच्चा माल जो कि यहाँ से जो कि भारत में जाता था, आपका ब्रिटेन में जाता था, भारत से ब्रिटेन में जाता था, इस पर देखो जो इनका हाई ड्यूटी था उसको ये कंटिन्यू किए, उसको कम नहीं किया, ना ही उसको खत्म किया। तो इस तरह की जो कि नीति इन्होंने जो कि अपनाया था। इस नीति के कारण देखोगे तो भारत के जो सामान थे वो काफ़ी महंगे हो गए थे, वो जो कि बिक ही नहीं रहे थे विदेश के बाजार में। तो इस तरह की स्थिति आ गई थी। तो इसलिए बोला जाए कि भारत देखो निर्यातक देश से आयातक देश बनकर रह गया था इस कारण से, राइट। यानी जो मुक्त व्यापार की नीति थी दूसरे चरण में वो एक तरफा थी, भारत की तरफ से नहीं था, केवल ब्रिटेन की तरफ से था। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। भारतीय निर्यात पर आरोपित प्रतिबंधों के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार अधिकांशतः ब्रिटेन के पक्ष में थे। यानी कि बहुत से ऐसी चीज़ें थे जो ब्रिटेन में प्रतिबंध था, कि जैसे कि जो रेशम के कपड़े थे, रेशमी कपड़े थे, वो भारत अगर ब्रिटेन में कोई खरीदता था तो उस पर बहुत ज़्यादा जो कि हैवी सरचार्ज ड्यूटी वगैरह ये सब चीज़ें लगाई जाती थी। और कहीं कहीं ब्रिटेन कुछ मार्केट में इसको जो कि इलीगल भी कर दिया गया था कि इस तरह की चीज़ें जो कि ब्रिटेन में भारतीय सामान, ये सब कुछ ऐसी लिस्ट बनाई गई कि ये सब भारतीय सामान जो कि यहाँ पे बिक्री नहीं की जाएंगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी देखने को मिल रही थी। इस वजह से देखोगे तो भारत का जो एक्सपोर्ट था ना वो धीरे धीरे कम हो गया, गिरता चला गया। और इंग्लैंड का जो एक्सपोर्ट था, भारत में जो अपनी चीज़ें लाते थे, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इससे देखो भारत देखो एक्सपोर्टर कंट्री से इम्पोर्टर कंट्री बन गया। यानी कि सेकेंड चरण में क्या हुआ, जो भारतीय बाजार है वो धीरे धीरे खराब होने लगा। जो भारत का बाजार था वो विदेशों में वो धीरे धीरे खराब होने लगा। अब भारत की जो सामान है वो विदेशों में नहीं बिक रही थी। तो कुछ इस तरह की स्थिति जो कि सेकेंड चरण में हमको देखने को मिलती है। फिर देखो नेक्स्ट और लास्ट जो आपका थर्ड चरण है वो क्या है, आपका वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो कि 1857 के बाद है। 1857 के बाद क्यों करें, क्योंकि 1857 में याद करो आपका जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद अंग्रेजों ने जो कि अपनी नीतियों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया था। तो अब जो उपनिवेशवाद की नीति आती है वो किसके आधार पर आती है, वित्तीय पूंजीवाद के आधार पर आती है। तो यहाँ देखो कहा जाता है ब्रिटेन ने अपनी पूंजी को भारत में निवेश किया, जिसके फलस्वरूप रेलवे, टेलीग्राफ इत्यादि भारत में विकास हुआ। हालांकि इनके विकास के लिए ठेके जो कि विदेशी पूंजीपतियों को ही दिए गए, यहाँ तक कि सहायक उद्योग होते हैं इन सब विकास कार्य के लिए, वो भी देखो भारत में विकसित नहीं किए गए। वो देखो विदेश से ही विकसित होते थे। जो भी जैसे मान लो चलो कोई एक इंडस्ट्री लग रही है, मान लो रेलवे का कारखाना, रेलवे की पटरी वगैरह बिछी, भारत में रेलवे लग रहा है, ठीक है। तब रेलवे के लिए कंपोनेंट जैसे पटरी बनाना, और पटरी में जो भी लोहे का यूज होता है, या फिर जो इंजन में जो आपके बॉक्स वगैरह जो भी डिब्बे का निर्माण होता है, तो ये जो सहायक कंपनियां थी वो देखो भारत में स्थापित करना चाहिए था अंग्रेजों को, ताकि ये आसानी से जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहीं पर सारा माल का आवागमन हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से क्या किया, इसको भारत में स्थापित नहीं किया, इसको जो कि इंग्लैंड में ही स्थापित किया, और वहीं से सारा सामान बनाकर जो कि भारत भेजते थे। क्यों? क्योंकि अगर भारत में अगर इस तरह के जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इस्टेब्लिश करते, तो इसका लाभ किसको, यहाँ पे जो काम करेगा उसी को मिलेगा। तो भारतीय ही मजदूर यहाँ पे काम करते तो उनको लाभ मिलता है। लेकिन वही बात कही जा रही है कि यहाँ पे भारतीयों को लाभ ना मिले, इसके लिए जो कि ब्रिटेन में ही जो भी इसका सहायक उद्योग था वो भी जो को ब्रिटेन में ही स्थापित किया गया। तो इस तरह की कुछ इनकी नीतियाँ थी। यहाँ पे देखो डेवलपमेंट तो किया गया, लेकिन इसका लाभ किसको मिला, ब्रिटेन को मिला, ना कि भारत को। तो इस तरह के नीतियों की यहाँ की वजह से जो कि भारत जो कि वित्तीय पूंजीवाद के द्वारा जो कि उपनिवेशवाद बनता चला गया। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है
सहायक सामग्रियों का अधिकांशतः आयात ही किया जाता था। भारत में किए गए निवेश से होने वाले लाभ को निवेशकों के पास वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता था। यानी कि जो भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाता था वो विदेशों से आता था, भारतीय पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया जाता था, और जो भी इन्वेस्टमेंट से लाभ होता था वो वापस ब्रिटेन में ही भेज दिया जाता था। तो भारत के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। तो इस तरह से जो भी एक तरह से डेवलपमेंट वगैरह जो भी भारत में किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, उसका लाभ कौन ले रहा है? ब्रिटेन ले रहा है। तो इस तरह से, और साथ ही ये पैसे भी कहाँ से आ रहे थे? ये भारतीय जो टैक्स थे वो कलेक्ट करके, रेवेन्यू को कलेक्ट करके, जो कि इनका यहाँ पे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप किया जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें की वजह से देखो भारत में धीरे धीरे जो कि उपनिवेशवाद की जड़ गहरी होती चली गई, और इस तरह से भारत जो कि पूरी तरह से जो कि अंग्रेजों के कॉलोनी बन गया। तो ये हमने देखा 3 चरण में कैसे कैसे जो कि भारत जो कि उपनिवेश बना। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि उपनिवेशवाद के क्या क्या प्रभाव रहे। आर्थिक प्रभाव क्या रहा, राजनीतिक प्रभाव क्या रहा, सामाजिक प्रभाव क्या रहा। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रभाव जरूर लिखना है कि इसके क्या इम्पैक्ट हुए हमारे समाज में, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं आर्थिक प्रभाव क्या हुआ उपनिवेशवाद का। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके मूल में आर्थिक लाभ निहित होते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से उसके सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर ही परिलक्षित होते हैं, राइट। तो इस तरह की बात की जाती है। अब देखो यहाँ बोला जाए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने अपने प्रत्येक चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू जैसे कृषि, उद्योग, वर्ग, आर्थिक दशा, राष्ट्रीय आय आदि को बुरी तरह से प्रभावित किया है। यानी एक तरह से कह लो कि नकारात्मक वे में जो कि इम्पैक्ट डाला है उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज में, भारतीय आर्थिक व्यवस्था में। तब देखो कैसे कैसे प्रभाव डाला, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि उपनिवेशवाद के प्रारंभिक दौर में देखोगे तो भारतीय पारंपरिक जो शिल्प कला था या फिर हस्तकला जो उद्योग था वो समाप्त कर दिए गए। भारतीय हस्तशिल्पकारों को कम से कम कीमत पर अपने लिए काम करने को बाध्य किया गया। तो इस तरह से देखोगे तो जो आपके हस्तकला जो शिल्प कला था वो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो कि नष्ट होते गए। क्यों? इसके पीछे का कारण देखो यही था कि जो आपके विदेशी सामान आते थे, मशीनों से बने हुए होते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, और वो देखो काफ़ी टिकाऊ भी होते थे। वो भारतीय बाजार में आसानी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्रचलित होने लगा। और जो भारतीय सामान था जो हाथों से निर्मित होते थे वो देखो काफ़ी टिकाऊ नहीं होते थे, उतनी उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती थी, क्योंकि वो हाथ से बने होते थे, इसलिए, और उनका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता था। तो इस तरह से देखोगे तो विदेशी सामान का जो कि एक तरह से ढेर लग गया था, भारतीय समाज में बहुत से अधिक मात्रा में जो कि आ गए थे और काफ़ी सस्ते थे, तो इसलिए विदेशी सामान की मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, और जो आपका भारतीय सामान की मांग है वो काफ़ी कम हो गई। साथ ही जो भारतीय समाज का संरक्षण दिया जाता था राजा महाराजाओं द्वारा, वो संरक्षण देना जाना भी धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत से राज्य जो कि विदेशों जो आपके ब्रिटिशर्स थे उसके कॉलोनी बन गए थे, उसी के अधीन आ गए थे, तो वो अपने स्वतंत्रता से, अपने मन से जो कि किसी को इसी तरह से कुछ भी नहीं दे सकते थे। तो इस तरह की वजह से जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग था वो नष्ट हो गया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण। नेक्स्ट देखो बोला जा रहा है औद्योगिक क्रांति के बाद के दौर में भारत को इंग्लैंड के औद्योगिक उत्पादों का बाजार बना दिया गया, और वहाँ के लोगों को ब्रिटिश आयातों पर निर्भर हो जाना पड़ा। यानी कि अधिक से अधिक जो औद्योगिक क्रांति हुआ, यानी मशीनों से चीज़ें निर्माण होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, तो जो माल का उत्पादन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। अब भारत में वो जो कि पूरा का पूरा ढेर लगा दिया गया माल का। तो इससे देखो जो भारत एक मार्केट के रूप में जो देखो ब्रिटिशर्स को मिला, और जो भारतीय बाजार था वो ब्रिटिश सामान के आयात पर निर्भर होने लगा। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है भारत पे कैसे वो धीरे धीरे अपना वर्चस्व बना रहे हैं। फिर देखो अगर कृषि के क्षेत्र में देखोगे तो भारतीय कृषकों पर अत्यधिक भू राजस्व आरोपित कर उन्हें जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि बंदोबस्तों द्वारा अधिकाधिक दरिद्र बना दिया गया। अंततः भारतीय कृषक स्वतंत्र कृषक से खेतिहर मजदूर बनता चला गया। यानी कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तरह तरह के राजस्व वसूली करने के लिए कृषि के क्षेत्र से, तो वो जो जमींदारी व्यवस्था, भूमि बंदोबस्त व्यवस्था, तो इससे क्या जो स्वतंत्र भारतीय कृषक थे वो एक तरह से देखो अपने ही खेती में जो कि खेतिहर मजदूर बनते चले गए। यानी कि उनकी जो भू संपत्ति थी वो उनसे छिनती चली गई। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी जो कि बुरा हाल देखने को मिला। फिर देखो बोला गया औपनिवेशिक काल में भारत में कृषि के क्षेत्र में एक नवीन प्रक्रिया का जन्म हुआ जिसे कृषि का व्यवसायीकरण कहा गया। यानी कि कृषि का वाणिज्यिकरण या व्यवसायीकरण की बात आ गई। अब देखो इसमें क्या होता था, इसके अंतर्गत कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन आरंभ हुआ तथा कृषि बाजार का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। यहीं से भारत में पूंजीवादी कृषि की शुरुआत हुई, किंतु यह समस्त प्रक्रिया भारतीय कृषक के लिए अनिश्चित तथा थोपी गई थी, जिससे देखो शोषण चक्र की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो यहाँ पे देखो कहा जाता है, देखो कृषि का व्यवसायीकरण शुरू हो गया। यानी जो नकदी फसलें थी उनको अंग्रेज जो कि भारत पर जो कि जबरदस्ती बलपूर्वक प्रयोग करके उगाने के लिए बोलते थे कि आप नकदी फसलों को ही उगाओ, और उन फसलों को उगाने के बाद क्या करते थे, उसको देखो कम से कम दाम पे खरीद लेते थे और उसको विदेशों में जाके विदेशी बाजार में जो कि महंगे से महंगे
दाम में बेचा करते थे। जैसे देखो सोरा का एग्जाम्पल इसमें काफ़ी फेमस है। सोरा जो आपका एक ब्लू कलर होता था, नील या फिर नील कह लो, नील की खेती काफ़ी ज़्यादा करवाई जाती थी। तो ये सब क्या है, आपका कॉटन भी एक तरह से है कृषि का व्यावसायीकरण वाला एग्जाम्पल। तो ये सब की खेती कराई जाती थी और काफ़ी सस्ते दामों पर भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी। अगर वो अन्य उगाना चाहते थे तो उनको रोका जाता था, बोला जाता कि आप अन्य मत उगाओ, आप इन सब फसलों को उगाओ, हम आपको अच्छी कीमत देंगे। लेकिन जब फसल उग जाती थी तो उनको जो कि कम से कम दाम देते थे, अच्छी कीमत नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से भारतीय किसानों का शोषण होता था। और इस तरह से देखो तो भारत में खाद्यान्न की कमी भी हो रही। क्यों? क्योंकि हम देखो जो खाद्यान्न फसलें उनको न उगाकर जो आपका व्यावसायिकरण वाली यानी व्यावसायिक फसलें उनको उगा रहे थे। तो इस तरह से जो कि आपको देखने को मिलता है भारतीय कृषि की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जा रही थी। फिर देखो बोला है कि उपनिवेशवाद ने प्रत्येक चरण में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे को परिवर्तित किया, जिसने आत्मनिर्भर भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। भारत की बहुसंख्यक जनता जो कि देखो कृषक या छोटे कारीगर थे, अल्पसंख्यक लोगों यानी जमींदार और महाजन द्वारा शोषित होने लगे। क्यों? क्योंकि ये देखो लोन वगैरह देते थे, लोन पे पैसे देते थे, ब्याज पे पैसे देते थे, और पैसे समय पर न मिलने के कारण और काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट होता था, 30% 40% इस तरह की। और जब पैसे नहीं दिया जाता तो उनके ज़मीन को ये लोग जो कि हड़प लेते थे। तो इस तरह से जो आपके बहुसंख्यक जनता थी, कृषक और छोटे कारीगर थे, उनका शोषण देखने को मिलता है उपनिवेशवाद के कारण। राइट। अब देखो यहाँ पे बोला जाता है कि औपनिवेशिक शासन में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बदतर होती चली गई, जिसका परिचय लगातार बढ़ते उन अकालों में मिलता है जो ब्रिटिश शासन के आरंभ से भारत की स्वतंत्रता तक विभिन्न क्षेत्रों में पड़ते रहे हैं। अकाल के मूल में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषकों की बदहाली, कुटीर उद्योगों का समापन, प्रशासन द्वारा लूट खसोट तथा खाद्यान्न उत्पादन में हो रही लगातार कमी आदि थी। यानी कि भारत में जो लगातार कई अकाल पड़े हैं, कई एक दो अकाल तो ऐसे पड़े जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गई है भूख की वजह से। तो इस तरह के जो अकाल बार बार पड़ रहे थे भारत में, तो उससे देखो ये इसी बात का संकेत है कि यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको अंग्रेजों ने काफ़ी लूट खसोट कर लिया है, यानी काफ़ी लूट लिया है। तो फिर अब देखो यहाँ पर बोला जाता है वस्तुतः औपनिवेशिक शासन की नीतियों ने भारत में उद्योगों की स्थापना एवं विकास को रोके रखा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाए रखा। औपनिवेशिक शासन और उसकी नीतियों ने भारत पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी डाले। ये तो हमने देख लिया क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो अंग्रेज थे उनके जो भी औपनिवेशिक नीति थी अर्थव्यवस्था को लेकर, उसके कुछ सकारात्मक भी प्रभाव हमको देखने को मिले। जैसे यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में रेलवे, डाकतार, बैंक, बीमा आदि आधुनिक पूंजीवाद से प्रभावित औद्योगिक व्यवस्था की शुरुआत की है। यानी कि ये सब चीज़ें जो कि भारत में जो कि स्टार्ट हुआ किसकी देने, ये ब्रिटेन के ही देने। उन्होंने जो कि भारत में ये सब चीज़ें स्टार्ट की, रेलवे, डाकघर, बैंक, बीमा और आधुनिक पूंजीवाद या फिर इंडस्ट्री वगैरह जो है उसकी जो कि स्टार्ट वगैरह की है। यद्यपि इन सब का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था की उन्नति था, फिर भी इन सभी ने भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। देखो अंग्रेजों ने जो ये सब चीज़ें काम कर रहे थे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप कर रहे थे, उसका मुख्य कार्य यही था कि जो अंग्रेजों का प्रभुत्व है वो भारत पे बना रहे, यानी जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की जो उनकी नीति है वो भारत पे अपना वर्चस्व बनाए रखे। इसीलिए जो कि ये सब चीज़ें वो कर रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ें देखो इसने क्या किया, भारत में भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन नीतियों का परिणाम यह हुआ कि पूरे भारत में एक जैसी आर्थिक समस्या जैसे कृषि संबंधी समस्या, गरीबी, बेरोजगारी आदि उत्पन्न हुई, जिससे भारत के राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जैसे देखो रेलवे आ गया तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया। लोग जो कि एक दूसरे से जुड़ने लगे, मिलने लगे, लोग जाने लगे एक राज्य से दूसरे राज्य में और देखने लगे अच्छे यहाँ पे भी तो अंग्रेज वैसे ही शोषण कर रहे जैसे हमारे यहाँ शोषण करते थे। यानी कि लोगों का आपस में एक तरह से जुड़ाव होता है। देखो जब कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, दोनों जो कि एक ही दुख के मारे हुए हैं, दोनों जो कि एक ही व्यक्ति द्वारा सताए हुए हैं, तो ऑब्वियस है ये दोनों जो कि आपस में मिल जाएंगे और जिससे सताए उससे बदला लेने की बात करेंगे। तो यही होता था जब रेलवे वगैरह डाक तार का इस्तेमाल या फिर टेलीग्राम टेलीफोन वगैरह इस तरह की चीज़ें आई, तार की व्यवस्था हुई या फिर बैंकिंग व्यवस्था या रेलवे की व्यवस्था, सड़क परिवहन अच्छा होने लगा, तो ये लोग आपस में जुड़ने लगे और देखा ये समस्या जो गरीबी है, बेरोजगारी है, कृषि संबंधी जो समस्या है, देखो हर जगह जो कि कॉमन है। लोगों को इस आधार पर क्या हुआ, लोग देखो आर्थिक आधार पे जो कि लोगों का राष्ट्रीय एकीकरण होने लगा। तो ये हमने देखा आर्थिक प्रभाव, जिसका लास्ट में हमने कुछ सकारात्मक इम्पैक्ट भी देखा क्या रहा है। अब देखेंगे अपना हम नेक्स्ट क्या है, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में कहा जा रहा है ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय सामाजिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की नींव रखी। उपनिवेशवाद द्वारा देखोगे तो भारत की आर्थिक संरचना में लाए गए जो बदलाव थे, भारतीय आर्थिक संरचना में जो बदलाव हो रहे थे उसका देखो इम्पैक्ट सामाजिक संरचना में भी हमको देखने को मिलता है। अब क्या क्या इम्पैक्ट है वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो बोला जाए कि भारतीय ग्राम जो पहले आत्मनिर्भर थे वो देखो विकसित हो गए और वो देखो अब निर्भर जो कि हो गए, और वो जो कि अब जो भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर था अब वो आत्मनिर्भर नहीं रह गया। इस आधार पर देखो जो भारतीय ग्राम आत्मनिर्भर के आधार पर जो जमींदार
जमींदारी सिस्टम के जो आपका जजमानी प्रथा था, जमींदारी नहीं, जो आपका जजमानी प्रथा था जिससे लोगों का आपस में संबंध जुड़े हुए थे, वो सारे संबंध जो कि धूमिल होने लगे, उसका इम्पैक्ट जो कि उस पर पड़ने लगा। तो ये जो एकीकरण, गाँव में एकीकरण की भावना थी वो थोड़ा सा कम होने लगी। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही है। फिर साथ ही देखो बोला है कि भारतीय गाँव में देखोगे तो जमींदारी जो प्रथा थी वो अनुपस्थित भूस्वामी वाली बातें, पट्टेदार, काश्तकार, मालिक, खेतिहर, मजदूर, छोटे व्यापारी व व्यवसायी व सूदखोर यानी जो अब ब्याज पे पैसे बांटते हैं, महाजन, ये इस तरह के कुछ नए वर्गों का उदय भी उपनिवेशवाद के कारण ही हुआ है। तो इस तरह से देखोगे तो समाज में नए नए वर्गों का उदय हो रहा है, खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फिर देखो बोला जाए कि शहरों में वित्तीय पूंजीपति, उद्योगपति, औद्योगिक मजदूर, आधुनिक पूंजीवादी व्यापारी वर्ग एवं दुकानदार, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक जैसे पेशेवर वर्गों का उदय भी उपनिवेशवाद के कारण ही हुआ है, जो कालांतर में भारतीय समाज के महत्वपूर्ण स्तंभों में शुमार हुए हैं। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है समाज के पेशेवर वर्ग में सामाजिक चेतना का उदय भी औपनिवेशिक शासन काल का ही प्रतिफल था। इस सामाजिक चेतना ने स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दबाव समूह का रूप ले लिया है। यानी कि यहाँ बोला जाए जो भारतीय समाज में देखो जो सामाजिक चेतना आई है वो कैसा है, देखो जो अंग्रेजों की नीति थी मॉडर्न एजुकेशन की बात थी, इंग्लिश एजुकेशन थी, मॉडर्न एजुकेशन थी, और ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी की बात करते थे, मतलब समानता स्वतंत्रता पे बल देते थे, और जो रूल ऑफ लॉ था उस पर जो कि इनका काफ़ी बल था। तो ये सब बातें जो कि काफ़ी जो कि ये इस पर जो कि ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जो भारतीय आपका मध्यम वर्गीय था, शिक्षित वर्ग था, जो वकील वगैरह थे, जो अधिकतर लोग देखोगे तो भारतीय जितने स्वतंत्रता से आए वो वकील ही रहे थे, तो वो सभी ने जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, इंग्लैंड की जो लॉ बुक थी उसको देखो अच्छे से पढ़ा था, समझा था। तो उसी आधार पर क्या हुआ, लोगों में जो कि चेतना है कि यार ये लोग जो कि इनके कानून में कुछ और लिखा है लेकिन ये यहाँ पे कुछ और काम करे, कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो कि यानी जो आपका कानून का जो नियम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से जो कि लोगों में आपस में चेतना, ये लोग बातचीत किए, आपस में एकजुट हुए, और जो कि एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में भारतीय जो समाज है देखो दबाव समूह यानी जो आपका कांग्रेस है एक तरह से राजनीतिक दबाव समूह के रूप में काम करने लगी और अपनी मांगों को जो कि ब्रिटिशर्स के सामने रखने लगी। तो इस तरह से यहाँ पे सामाजिक रूप में बदलाव देखने को मिल रहा है हमको। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास औपनिवेशिक शासन का स्वाभाविक परिणाम था, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक शासकों में फूट डालकर राज करो की नीति भी अवलंबन हुआ। यानी कि जो सांप्रदायिकता हमको देखने को मिलती है आज भारतीय समाज में काफ़ी ज़्यादा है, वो देखो उसका क्या परिणाम था, वो किसका परिणाम था, वो औपनिवेशिक शासन का ही परिणाम था। कुल मिलाकर औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय समाज को जटिल बनाने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रभाव आज भी हमको देखने को मिलता है। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में लंबे समय तक मौजूद रहकर अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिणामों से भारत को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिणत कर दिया। इन तत्वों ने भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाला, जिनके लक्षण आज भी देखे जाते हैं। यानी कि जो उपनिवेशवाद का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम था उससे क्या हुआ, भारत में देखो राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत जो कि ऊपर उठकर आया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जाती हैं। तो देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हम लोग समझते हैं। तो बोला जाता है कि औपनिवेशिक शासकों ने शासन को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत को एकीकृत कर एक सूत्र में बांधा और एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में भी राजनीतिक इकाई होने की चेतना जागृत हुई और भारत का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि जो देखो भारत है उसको देखो अंग्रेज जो थे वो भारत में अच्छे से शासन कर सके, आसानी से शासन कर सके, इसके लिए क्या किया उन्होंने भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया और साथ ही भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी जो कि आधुनिक जो मॉडर्न प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी जो कि नींव रखी थी। तो इस आधार पे क्या हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ कि जो भारतीय राजनीतिक इकाई थी उसमें देखो चेतना जागृत हो गई, वो भी जो कि अपने उनके अंदर देखोगे तो राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण होने लगा। तो ये इसका एक परिणाम हुआ राजनीतिक स्तर पर। फिर देखो नेक्स्ट बोला है कि औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों में लोकतंत्र एवं स्वतंत्र की चेतना या सोच को विकसित किया, जिससे भारतीयों को भी अपने समाज एवं देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने की प्रेरणा मिली। यानी जो आपका इनका मॉडर्न एजुकेशन था उससे देखो भारत में देखो उसमें देखो डेमोक्रेसी या इंडिपेंडेंस या फिर समानता पर काफ़ी जो कि बल देने वाली बात होती थी। तो इससे देखो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी भारत में लाने के लिए भी इस पर जो कि काफ़ी बल दिया जाने लगा। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा अपमानजनक व्यवहारों ने भारतीयों में राजनीतिक संगठन के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप 1885 में एक राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आविर्भाव हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर भारत को स्वतंत्र कराने में अग्रणी भूमिका प्रदान की। तो यानी कि यहाँ बोला जा रहा है जो औपनिवेशिक शासन हुआ था भारत में, जिससे देखो भारतीयों पर काफ़ी अत्याचार हुआ था, भारतीयों को काफ़ी अपमानजनक व्यवहार किया गया, यहाँ पर इनका काफ़ी शोषण किया गया। तो इसका परिणाम क्या होगा कि देखो
भारत जो कि एक राजनीतिक संगठन के रूप में, दबाव समूह के रूप में संगठित होने लगा, जिसका आप प्रत्यक्ष रूप देख सकते हो जब भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में। अब ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस था इसने धीरे धीरे अपने बहुत सारे मांग को मांगना शुरू किया, कुछ आंदोलन करके, तो कुछ ऐसे अनशन करके, या फिर कुछ दबाव बना के, तो बहुत सारे अपनी मांग को शुरुआत कर दी। धीरे धीरे जो कि मांग इनकी भारत की जो आंदोलन होते थे वो काफ़ी सख्त होने लगे, मजबूत होते थे। तो इससे देखो भारत जो कि स्वतंत्रता का मार्ग जो कि भारत का प्रशस्त होने लगा। फिर देखो यहाँ बोला गया कि भारत के लोकतंत्र तथा वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप पर ब्रिटिश सरकार का अत्यधिक प्रभाव उपनिवेशवाद का ही देन है। यानी कि आज अगर देखोगे वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था देखोगे भारत में, तो लगभग कहा जाता है 60% जो कि ब्रिटिशर्स की ही चीज़ें जो कि हम फॉलो करते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन है जो ब्रिटिशर्स के लॉ रेगुलेशन थे वो हम फॉलो करते हैं। जैसे देख लो आज सेडिशन का जो चार्ज है वो अभी जो को ब्रिटिशर्स के अनुरूप जो था उसी के रूप में जो कि हम आज फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, फिर भी आज हम उसका जो कि हमको प्रत्यक्ष रूप में जो कि आज देखने को मिलता है हमारे समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, उसका प्रभाव हमको आज भी देखने को मिलता है। तो ये पूरा टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है औपनिवेशिकवाद का, कि हमने यहाँ पे देखो क्या क्या देखा। आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि उपनिवेशवाद क्या है, ठीक है, ये हमने समझा था। भारत में उपनिवेशवाद कैसे ये विकसित हुआ, इसके 3 चरण थे, उन तीनों चरणों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया बारी बारी से। फिर इसका उपनिवेशवाद का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, ये तीनों प्रभाव हमने देखे काफ़ी डिटेल से। तो ये टॉपिक आपका पूरा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।